चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है जो क्लास 9th का है। ये 9th का क्लास 9th का ऑब्जेक्टिव स्पेशल इकोनॉमिक्स का वीडियो है जिसका पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग इस पूरी बात को कवर करने जा रहे हैं। और शुरू करते हैं हम लोग बिहार जनगणना से। बिहार जनगणना से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो वो कटिहार है। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पुरुष किस जिला में पड़े हुए हैं बिहार के? तो रोहतास में। और सबसे कम कहाँ पे? तो कटिहार में। याद कर लीजिए। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला, पुरुष नहीं महिला नहीं, ऑल ओवर मिलाकर सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रोहतास है। याद रखिएगा, पुरुष में भी नंबर 1 और ऑल ओवरऑल में भी नंबर 1 है रोहतास। आगे बढ़ते हम लोग। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिला में महिला सबसे कम पढ़ी लिखी है? तो वह है सहरसा जिला। कौन सा जिला? सहरसा जिला। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। एक और महत्वपूर्ण बात को देखेंगे कि बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? तो 942 है। कितना है? 942 है। जबकि सामान्य लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। कितना है? 918 है। और एक और याद रखेंगे कि साक्षरता के मामले में बिहार का स्थान सबसे अंतिम हुआ है। और नंबर वन राज्य कौन है? तो केरल है। याद रखिएगा। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला किस राज्य का, किस जिला का बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो वह कैमूर है। कौन है? कैमूर है। हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें? हम क्या याद किए कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो कैमूर का है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है बिहार का? तो शिवहर जिला। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? तो शिवहर का है। और सबसे कम किसका है? तो कैमूर जिला का है। और याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार के किस जिला का है? तो पटना जिला का है। किसका जिला है? कौन सा जिला है? तो पटना जिला है, जो जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज्यादा है। याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है 2011 के जनगणना के अनुसार? तो वह है 63.82। लिख देते हैं 63.82%। याद रखिएगा 63.82%। कहीं कहीं पे ये डेटा 61.8 भी है। तो कहने का मतलब है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से बिहार का साक्षरता दर पूछेगा तो यह है 61.8 है। जबकि अगर पूछे कि अभी हाल फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से तो वह है 63.82%। इतना हम लोग याद रखना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या किस जिला का है? तो वह है शेखपुरा जिला। कौन सा है? शेखपुरा। और सबसे ज्यादा किसका था? तो पटना जिला का था। याद रखिएगा। और बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरा है। बिहार का स्थान जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूरे भारत में कितना है? तीसरे स्थान पर है। जबकि एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पूरे भारत में बिहार का स्थान कितना है? तो 12वां है। कितना है? 12वां स्थान है। याद रखेंगे। और बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? तो 10 साल में बिहार का जो जनसंख्या वृद्धि दर रहा है वो कितना रहा है? तो 25.07%। 25.07% रहा है। और क्या हम लोग देख रहे हैं? अब आगे देखेंगे भारत की जनगणना। भारत की जनगणना हम लोग देखेंगे। उसमें याद रखेंगे, हमें क्या याद रखना चाहिए कि भाई भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? तो 121 करोड़। कितना है? 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ये याद कर लिए। और क्या याद रखेंगे कि भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह है 382 वर्ग किलोमीटर।
जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई में उतना एरिया में कितने लोग आते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का? तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04%। 74.04% क्या है? तो साक्षरता दर है। सर्वाधिक, और ये तो जनसंख्या का 9th के लिए इतना ही है, और अलग जब जनसंख्या का वीडियो बनेगा जनरली तो उसमें हम लोग पूरी विस्तार से बात रखेंगे, पूरी विस्तार से फैक्ट्स को रखेंगे। यहाँ तो हम लोग संक्षिप्त में भारत और बिहार की जनगणना के कुछ डेटा को हम लोग अध्ययन किए, और आपको नोट करेंगे, नोटबुक में बना लेंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधार कब लागू हुआ? तो 1991 में। 1991 में आर्थिक सुधार लागू हुआ, इसको याद रखेंगे। और देखेंगे उत्पादन के कितने साधन हैं? तो 5। उत्पादन के कितने साधन हैं? तो 5 साधन हैं। ये क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि अर्थशास्त्र में भूमि का तत्पर किससे माना जाता है? तो भूमि का तत्पर माना जाता है कि प्राकृतिक द्वारा सभी निःशुल्क वस्तु क्या है? भूमि है। जो भी प्रकृति ने दिया है, नेचर ने हमें दिया है, वो सब क्या है? भूमि है। जैसे पेड़ भी क्या होगा? तो भूमि में ही आएगा। जो भी चीज प्रकृति का है, नेचर का है, जो मनुष्य नहीं बनाया है, वो सब वस्तु क्या है? भूमि है। याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स में भूमि का कंसेप्ट बहुत ही व्यापक है। नदी भी किस में आएगा? तो भूमि में आएगा। जबकि ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो बस जो स्थल वाला भाग है वही हम भूमि मानते हैं। जबकि इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से देखते हैं तो जो भी लैंड एरियाज है वो सभी लैंड एरिया में क्या आएगा कि नेचर द्वारा, प्रकृति द्वारा जो भी वस्तु हमें प्रोडक्ट मिला हुआ है गिफ्ट के तौर पे, वो सभी का सभी क्या है? भूमि है। जो जैसे पेड़ हुआ, नदी हुआ, झरना हुआ, पर्वत पठार, सब ऑल ओवर क्या है? नेचर द्वारा जो भी चीज हमें मिला है वो सब क्या है? भूमि है। इसको याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट है। हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किस राज्य में पड़ा था? तो पंजाब और हरियाणा में पड़ा था। और भारत में इसके जनक कौन है? तो स्वामी नाथन को माना जाता है। और यह कब हुआ था? तो 1965-66 में हुआ था। याद रखें, गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। और उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री ने, भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन? लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था जो बहुत ही प्रसिद्ध नारा था। उस नारा को हम लोग याद रखेंगे। क्या है? कि जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आगे बढ़ते हम लोग इसी में क्या देखेंगे कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थस एक वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक मतलब जनसंख्याविद का नाम है, जो एक सिद्धांत देते हैं कि जो भी जनसंख्या जो बढ़ रहा है, जितना तीव्र रूप से जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो मात्र और मात्र प्राकृतिक आपदा के द्वारा ही कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रहा है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जनसंख्या तभी कंट्रोल होगा जब जब बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, बहुत बड़ा सुनामी आ जाए, तब जाके कोरोना जैसा बीमारी महामारी फैल जाए, तभी जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जनसंख्या से संबंधित सिद्धांत किसने दिया था? तो माल्थस ने दिया था। इसको याद रखेंगे। भारत में अकाल सबसे बड़ा कब पड़ा था? तो 1943 में बंगाल में पड़ा था। और दो और फैक्ट्स याद रख लेंगे, ऐसे 10th के स्पेशल वीडियो में डाल दिया गया है कि बिहार में सबसे बड़ा भूकंप कब आया था? तो 1934 में आया था। और सबसे बड़ा सुनामी कब आया था? तो 2004 वाला आया था। तो 2004 में आया था, 26 दिसंबर। आगे बढ़ते हम लोग और क्या देखेंगे, जैसे अब आ रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1 अप्रैल 1999। क्या याद रखेंगे? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना कब आया, कब इसको लॉन्च किया गया था? तो 1 अप्रैल 1999 में इसको लॉन्च किया गया था। और अंत्योदय अन्न योजना कब आया था? तो ये है
25 दिसंबर 2000 को। अंत्योदय अन्न योजना कब आया था, कब स्टार्ट किया गया था, तो 25 दिसंबर 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। और उसी की आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें एक डेटा और दिया हुआ है कि बिहार में कितना जनसंख्या लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीते हैं। बीपीएल, बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन का मतलब है गरीबी रेखा, और बिलो का मतलब नीचे। तो गरीबी रेखा के नीचे कितने लोग रहते हैं, तो 33.74 करोड़ लोग, लगभग 33 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। याद रखेंगे। और क्या याद रखेंगे कि नरेगा, यहाँ पे लास्ट में है, कोई बात नहीं है, अभी कर लेते हैं हम लोग। नरेगा कब आया, नरेगा कब आया, तो नरेगा आया है 2006 में। और इसका नाम मनरेगा कब किया गया, तो 2009 में, 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदला गया। और क्या देख रहे हैं हम लोग, इसमें कोई अगर डेटा संबंधित होगा तो उसको हम लोग कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको सुधार देंगे। इस पर भी आप लोग ध्यान देंगे, कमेंट जरूर पढ़ा करेंगे। और आप लोग भी जो भी सुझाव हो, जो भी प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में आप उसको कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। काम के बदले अनाज, काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में हुई। कब हुई, 2004 में हुई, इसको याद रख लीजिएगा। काम के बदले अनाज योजना कब आया, तो 2004 में आया। फेवरेट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं। बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी वह स्थिति है कि जब लोगों को इच्छा होती है, लोगों में योग्यता होती है, उसके बावजूद भी काम नहीं मिलता है। काम करने का हमको इच्छा है और योग्यता भी है, उसके बदले उसके बावजूद भी अगर हमको काम नहीं मिलता है तो उसको क्या कहेंगे, ये बेरोजगारी की स्थिति है। मान लेते हैं आपके पास योग्यता है लेकिन आप काम करने के इच्छुक नहीं है, तो आप बेरोजगार नहीं कहलाएंगे। बेरोजगारी का डेफिनेशन क्या बनाया गया है कि इच्छा भी है आपको काम करने का और योग्यता भी है, उसके बावजूद भी आप काम नहीं कर रहे हैं, तो काम नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या हैं, बेरोजगार हैं। वो बेरोजगारी की स्थिति कही जाती है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोट बना लेंगे और बॉक्स बना लेंगे। बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब इच्छा रहते हुए भी, योग्यता रहते हुए भी क्या है कि काम का नहीं मिल पाना बेरोजगारी की स्थिति है। याद रखें। बिहार में कई प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है, जैसे कुछ अदृश्य है और मौसमी बेरोजगारी है। जैसे क्या है, मौसमी बेरोजगारी का मतलब यह है कि मौसम है फसल उगाने का, तो लोग अपने खेतों में लग गए फसल उपजाने के लिए, अनाज उपजाने के लिए। अब जब सीजन खत्म हो गया तो सब लोग बेरोजगार बैठ गए, तो इसे कहते हैं हम लोग मौसमी बेरोजगारी। और अदृश्य बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि एक उदाहरण के तौर पे एक खेत में अगर क्या किया जाए कि काम करने वालों की ज़रूरत, अगर मान लेते हैं किसी एक परिवार है जिसमें 7-8 सदस्य हैं और उसके पास ज़मीन कितना है, तो 2-3 कट्ठे की ज़मीन है, और सब का सब लोग उसी काम में लगा रह जाए, सब का सब लोग खेती में लगा रह जाए, जबकि दो व्यक्ति भी पूरे खेती के काम करवा सकता है, कर सकता है, उसके बावजूद भी उस घर का सभी मेंबर उसी खेती के काम में लगे हुए हैं, कि इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। दिखाई नहीं दे रहा है, लग रहा है सब लोग तो काम में कर रहे हैं, सब लोग काम ही कर रहे हैं, लेकिन आवश्यकता कितने लोगों की है, तो 2 से 3 लोगों की आवश्यकता है, जो काम कितने लोग कर रहे हैं, तो 5 से 6 लोग काम कर रहे हैं, जिसे कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। ये समझते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बेरोजगारी के कॉन्सेप्ट तो इतना छोड़ देते हैं, 9th है। तो बिहार झारखंड से अलग कब हुआ, बिहार झारखंड से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। बिहार झारखंड से कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और एक और आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कब अलग हुआ, तो 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ। और क्या होता है कि आप देखेंगे कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ। ये भी याद रखेंगे। अब हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत के बारे में देखिए। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ पे हुई है, तो मैक्सिको से हुई है। कहाँ से हुई है, मैक्सिको से हुई है। और देखिए, शक्तिशाली कृषि, शक्तिशाली कृषि किसे कहा जाता है, तो खरीफ या अगहनी के फसल को कहा जाता है। खरीफ या अगहनी फसलों को क्या कहा जाता है, शक्तिशाली कृषि कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि ये जो खरीफ के फसल आप जो देख रहे होंगे, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, ये क्या करते हैं, खाद्य फसल है। मतलब ये इसका प्रयोग ज़्यादातर भूख मिटाने के लिए किया जाता है, पेट भरने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे शक्तिशाली कृषि कहा जाता है। किसको, तो खरीफ को, या खरीफ कहिए चाहे अगहनी फसल कहिए, क्या कहते हैं, खरीफ या अगहनी फसल इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, रबी फसल कौन कौन आते हैं, तो ये देखेंगे कि रबी फसल का दूसरा नाम है शीतकालीन फसल। क्यों शीतकालीन फसल नाम है, क्योंकि इसे शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर के महीना में इसकी फसल को लगाया जाता है, बुआई की जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, शीतकालीन फसल है। जैसे गेहूँ, जौ, चना, आलू, मसूर, मटर, सरसों, तिलहन, दलहन, ये सब कौन सा है, तो रबी फसल है। तिलहन, दलहन और जितना नाम रखे हैं वो सब कौन क्या है, तो रबी फसल है। खरीफ फसल कौन कौन है, इसको यहीं पे देख लीजिए। खरीफ फसल का दूसरा नाम मानसूनी फसल भी है। क्या नाम है, मानसूनी फसल भी नाम है, अगहनी फसल भी नाम है खरीफ फसल का, ये भी याद रखिए। और कौन कौन है खरीफ फसल में, तो धान, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये खरीफ के एग्जाम्पल हैं। और क्या है, जैसे देखते होंगे आप अरहर भी, अरहर का मतलब हम लोग उसको अरहरी के तौर पे जानते हैं, तो उसका भी कौन सा है, वो भी खरीफ फसल है। और खरीफ और रबी फसल का 1 मिनट के अंदर रील वीडियो में इसको बहुत ही आसान भाषा में ट्रिक के माध्यम से याद कराया गया है। आप वहाँ पर रील वाले सेक्शन में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, जिसमें 2 निष्कर्ष निकले, एक विश्व बैंक की स्थापना हुई और दूसरा उसका परिणाम था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, जो 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। और लास्ट में देखते हैं हम लोग, भूमि का पारिश्रमिक किसे कहते हैं। भूमि के पारिश्रमिक, भूमि से क्या मिलता है आपको पारिश्रमिक के तौर पे, तो लगान मिलता है। जैसे लगान मिलता है या उसी को कहते हैं रेंट मिलता है। जैसे भूमि आपके पास है, आप भूमि पे कुछ लगा रहे हैं, आप किसी को दे दिए हैं, तो उसके बदले में आपको क्या देगा, रेंट देगा, या उसी को लगान कहिए। जैसे मान लीजिए किसी पास खेत होता है, दूसरा को दे दिया कमाने के लिए, तो उसके बदले में उसको क्या जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में लगान कहते हैं, कर कहते हैं, या को क्या कहेंगे, आप उसको लगान कहेंगे, कर कहेंगे, इन्हीं में से इसको देखते हैं। श्रम, श्रम का मजदूरी, श्रम का परिश्रमी क्या होता है, तो वह मजदूरी होता है। क्या होता है, मजदूरी होता है। याद रखिए, भूमि को लगान कहते हैं, रेंट कहते हैं, कर कहते हैं, और श्रम का परिश्रमी क्या होता है, तो मजदूरी होता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक मेहनत द्वारा कोई भी मेहनताना करता है, मेहनत करता है, तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तो मजदूरी मिलता है। क्या मिलता है, मजदूरी। पूंजी के बदले, अगर किसी भी चीज़ में आप पूंजी लगा रहे हैं, तो उसके बदले में आपको क्या मिलता है, तो ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये याद रखिएगा। और आप किसी चीज़ में कोई भी चीज़, कोई भी उद्यम, कोई भी उद्योग, कोई भी फैक्ट्री आप लगा रहे हैं, तो उसके लिए आपको साहस चाहिए, करेज चाहिए, और उस साहसी व्यक्ति को क्या मिलता है, आगे चलकर लाभ मिलता है। अगर बिजनेस फैल गया, सक्सेसफुल हो गया, तो लाभ होगा, नहीं तो हानि होगा। लेकिन वो हानि का परवाह किए बिना उसमें पैसा लगाता है, इसीलिए वह साहसी है, और उस साहस के बदले उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग, व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर। व्यवस्थापक, ऑर्गेनाइजर का पारिश्रमिक क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वेतन। क्या कहते हैं, वेतन। मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, उसको क्या कर रहा है कि सबको संचालित कर रहा है। जैसे कोई क्लर्क है या मैनेजर है, उसको क्या कर रहा है, पूरे फर्म को, पूरे कंपनी को संचालित कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, देखभाल कर रहा है। उसके बदले में उसको क्या मिलता है, तो वेतन मिलता है, जिसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेज। क्या कहते हैं, वेज या वेतन उसको कहते हैं। इस पार्ट में बस इतना ही। कुछ और इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे।